वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं जो हमने हिस्ट्री का दोस्तों कल आपको लाइव क्लास में 1 से 50 का प्रश्न दिया था और उसी दोस्तों हिस्ट्री का 51 से लेकर आज 100 तक प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट जब सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से भी जो आपको है रेगुलर PDF फाइल मिल जाया करेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा 51 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य का यानी कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था। देखिए आप 50 प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा और आप 50 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए ये जो चारों हैं उपाली, आनंद, सर्वकामी और वसुमित्र सभी जो है बुद्ध के शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद। देखिए जो आनंद थे ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो सबसे प्रिय शिष्य का नाम पूछा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना होगा, आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने के बाद है मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इतना आपको याद रखना होगा और इसमें बड़ा रोल निभाया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ने। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, चाणक्य या फिर कौटिल्य। और देखिए कौटिल्य ही जो थे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो कौटिल्य थे जिनका दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। देखिए विष्णुगुप्त को ही चाणक्य और कौटिल्य नाम जाना जाता है, आपको नाम याद रखना है। जो विष्णुगुप्त है यह कौटिल्य यानी कि चाणक्य का ही दूसरा नाम है और यही जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, आप सभी को पता है, आपको रिवाइज हमेशा करते रहना है। जो अर्थशास्त्र है यह विष्णुगुप्त चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और यह राजनीति की पुस्तक है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी पूछता है कि यह किससे संबंधित हो, यह राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए काफ़ी लोग कल बोल रहे थे लाइव क्लास में टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आज हम आपको जो है ऑफलाइन क्लास लेकर आए। देखिए इसमें हम प्रश्न 50 ही देखेंगे लेकिन आपको सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ने हैं, ध्यान से देखना है। देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना अंतिम समय है यह श्रवणबेलगोला में बिताया था। कहाँ पर बिताया था, श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। देखिए जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था और संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग कर दिया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, मेगस्थनीज किसका राजदूत था। देखिए मेगस्थनीज के बारे में सभी को पता होगा, आपने लगातार ये सब प्रश्न पढ़ा होगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, मैंने कई बार आपको याद दिलाया है, सिकंदर के दो सेनापति थे। पहला था सेल्यूकस जो कि थल सेनापति था और दूसरा था निर्याकस जो कि जल सेनापति था। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है और इसमें से ही सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगस्थनीज। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और उसी के साथ ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था। कौन था, मेगस्थनीज। सही उत्तर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, देखिए मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से आपको इतने पॉइंट याद हो जाएंगे। 55 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। देखिए मैंने अभी आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जो है श्रवणबेलगोला, कहाँ पर चला गया था, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है और वहीं पर उसने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया। और जो संलेखना विधि है इसका वर्णन जैन धर्म में ही है। तो इसने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जिन लोग भी ऑप्शन डी को चुन रहे हैं उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। 56 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए
देखिए दोस्तों, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों हमने आपके लिए लगातार मेहनत किया है। और देखिए, आपको हमारे चैनल पर 250 से लेकर 300 वीडियो जो है मिल जाएंगे BSSC इंटर लेवल मेंस एग्जाम की। देखिए, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा जहां आपको इतने वीडियो जो है मिल जाएं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए विशेष रूप से। हमने आपके लिए लगातार मेहनत किया दोस्तों। आपको हमारे लिए करना क्या है दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, और जितने लोग भी चैनल पे पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि हमारा जो वीडियो है आपको रेगुलर मिलता रहे। तो देखिए, आपको पहचानना है कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। बिल्कुल सही है, मैंने भी आपको बताया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये भी मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका बाद में रुद्रदामन ने जो है जीर्णोद्धार भी करवाया। तो ये सभी यानी कि जो उपरोक्त सभी है बिल्कुल सही हो जाएंगे कथन जो हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है। देखिए, अभी मैंने बताया जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। देखिए, अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, राजनीति की प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसके लेखक हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 58वां प्रश्न, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। देखिए, अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। कब किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कलिंग पर जो आक्रमण है इसका उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग पर आक्रमण का वर्णन किया गया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ की राजधानी जो तोसली है उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ की राजधानी क्या थी, तोसली, कलिंग की राजधानी, उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और आजीवन युद्ध से संन्यास ले लिया। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, इंडिका किसकी रचना है। देखिए, मैं आपको इतना रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको जो सामान्य से प्रश्न है आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। तो जो इंडिका है अभी मैंने बताया, इंडिका जो है यह मेगास्थनीज की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए, अगर हम इंडिका की बात करें तो यह इसका जो वास्तविक रूप था वो अब अप्राप्य है, क्योंकि यह इसका सही रूप अब नहीं मिलता। लेकिन इसके जो अन्य वर्णन है अन्य पुस्तकों में दोस्तों मिलते रहते हैं। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। 60वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो है महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को जो है श्रीलंका में प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अ व ब दोनों, यानी कि इन दोनों को भेजा गया था अशोक के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किया था पाद्रेटी फैंथिलर ने। ऑप्शन नंबर बी, पाद्रेटी फैंथिलर ने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेख की खोज की थी। और सबसे पहले पढ़ा किसने था। तो देखिए, सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए, अभी मैंने ये प्रश्न बताया आपको। जो 62वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, मैंने भी आपको बताया जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो सबसे पहले है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन दिया है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। देखिए, अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। देखिए, मौर्य वंश के शासक अशोक थे, इन्होंने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 64वां प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। देखिए, अशोक ने काफ़ी अभिलेख लिखवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे। तो लिपि बतानी है आपको। देखिए, पहला है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामेइक। तो देखिए, अशोक ने ब्राह्मी में भी कुछ अभिलेख लिखवाए हैं, खरोष्ठी में भी लिखवाए हैं, ग्रीक और अरामेइक में भी लिखवाए हैं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए इन सभी लिपियों में अशोक के शिलालेख आपको मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है सर्वाधिक आपको ब्राह्मी लिपि मिलेगी और उसके बाद मिलेगी खरोष्ठ की लिपि। तो ये दोनों याद रखना है, सर्वाधिक ब्राह्मी, दूसरे नंबर पर जो है खरोष्ठी लिपि में जो है अशोक ने अपना लेख लिखवाया था। 65वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस से किसने पहचान की थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने किया था? स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने या फिर जेम्स प्रिंसेप ने? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। देखिए जो विलियम जोन्स है उसने सेंड्रोकोटस को जो है सेंड्रोकोट्स को जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। 66वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था अशोक के किस शिलालेख से कलिंग की विजय का जो है वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख से। किसके शिलालेख से? 13वें शिलालेख से जो है अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 13वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? देखिए जो मौर्य काल में गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था? संस्था, गूढ़ पुरुष या फिर संचार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इन तीनों नामों से जो है मौर्य काल में गुप्तचरों को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सभी करेक्ट हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? देखिए जो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है उससे तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, और इंडिका पुस्तक में ही जो उसने बताया था कि जो भारतीय समाज है कितने भाग में विभाजित है। तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय समाज था वह 7 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 7 भागों में विभक्त था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष हैं वह कुम्भरहार पटना से प्राप्त हुए। कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? पटना के कुम्भरहार नामक स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है कुम्भरहार पटना, करेक्ट जवाब हो जाएगा कुम्भरहार पटना से अशोक के महल के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुलोवाद सूत्र से। देखिए जो राहुलोवाद सूत्र है यहाँ से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा राहुलोवाद सूत्र। अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित व्यष्टि क्या था? देखिए जो मौर्य काल में प्रचलित व्यष्टि शब्द था इसका मतलब था निःशुल्क श्रम। क्या था? निःशुल्क श्रम जो था व्यष्टि का अर्थ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की यहाँ पर बात हो रही है तो सही आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक ने। देखिए जो इंडो ग्रीक लोग थे उन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? देखिए सबसे पहले इंडो ग्रीक लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए और यहाँ पर बात हो रही है सीसे के सिक्के जो है किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। देखिए जो सातवाहन वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के शासक थे उन लोगों ने सबसे पहले भारत में सीसे के सिक्के चलवाए थे। बात करें सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सीमुक। देखिए सीमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। देखिए हमारा 74वां प्रश्न क्या है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? तो देखिए यहाँ पर ब्राह्मणों के भूमि अनुदान की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। देखिए सबसे पहले सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन कौन था? यानी कि रुद्रदामन किस वंश का प्रमुख शासक था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो रुद्रदामन था यह शक वंश का प्रमुख शासक था। किस वंश का? शक का शासक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 76वां प्रश्न क्या है, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? देखिए कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, कुषाण शासक कनिष्क था। तो इसका जो राज्य वैद्य था वो था कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक।
देखिए जो कनिष्क के राज वैद्य थे ये थे चरक, तो जिन लोगों ने भी चरक का ऑप्शन नंबर ए चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर माध्यमिका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए महायान। जो कनिष्क था वह बौद्ध धर्म के महायान का जो था महायान शाखा का अनुयायी था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है महायान, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 78 प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषपुर। देखिए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का जो पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वह किस शासक का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का। देखिए जूनागढ़ से जो संस्कृत का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किसका है? जूनागढ़ से संस्कृत का पहला जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो रुद्रदामन का था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरिकमेडु। देखिए अरिकमेडु में जो है रोम बस्ती मिली है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो पुस्तक होते हैं देखिए यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष ने। देखिए अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा अश्वघोष। 82 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया था। और देखिए यह वीणा वादन का इन्हें काफ़ी शौक था और इन्हें सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को वीणा का वादन करते हुए भी दिखाया गया है। तो ये संगीत प्रेमी थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वीणा वादन में ये निपुण थे समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किनके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फाहियान की जब भी बात आती है आपको याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। और एक पूछा जाता है वेनसांग। देखिए वेनसांग का आपको नाम हमेशा याद रखना है, जब भी आपको फाहियान का नाम सुनाई देता है वेनसांग भी याद रखना है। और जो वेनसांग था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग याद रखना है। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अ व ब, यानी कि ए व बी दोनों। देखिए रुद्रदामन ने भी जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और बाद में स्कंदगुप्त ने भी जो है जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। तो ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, भारत पर होड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए भारत पर जो होड़ों का आक्रमण है वो किनके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में होड़ों का आक्रमण हुआ था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? यानी कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है इनके दरबार में नवरत्न रहते थे और उन्हीं नवरत्न में से एक नवरत्न थे कालिदास। आपने जरूर नाम सुना होगा। एक नवरत्न थे कालिदास, तो इनका नाम आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी स्कंदगुप्त ने। देखिए, माफ़ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की। वहीं बात आती है अगर तक्षशिला की। देखिए, तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, प्रश्न क्या है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए, इससे पहले अगर हम प्रश्न देखें, देखिए हमने यहाँ पर तक्षशिला की बात नहीं करेंगे। देखिए, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको पहचाना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, बिल्कुल सही है। शूद्र की रचना है मृच्छकटकम, यह बिल्कुल सही है। देखिए, अगला रचना दिया है स्वप्न वासव दत्ता। देखिए, जो स्वप्न वासव दत्ता है यह दंडी की रचना नहीं है, बल्कि यह कवि भास की है। किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है स्वप्न वासव दत्ता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, बाण भट्ट के दरबारी कवि कौन थे? देखिए, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे ये आपको पहचानना है। देखिए, जो बाण भट्ट थे यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है हर्ष के चरित्र पर जो है हर्षचरित की रचना की थी। तो ये भी प्रश्न याद रखना है। बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। देखिए, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वह कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, मैंने भी आपको बताया ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन आपको याद रखना है, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो फाहयान है, फाहयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। तो ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें अंतिम विजय किसकी हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों की। देखिए, जो प्रतिहारों की जो थी अंतिम विजय हुई थी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। 95 नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। देखिए, जो कृष्ण प्रथम थे इसने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर जो है कैलाश का मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं। देखिए, इसे एकात्मक शिव मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एकात्मक शिव मंदिर। एकात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बड़े चट्टान को काटकर ही जो है इस मंदिर को आकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, वातापी किसकी राजधानी थी? देखिए, जो वातापी थी वो किसकी राजधानी थी? तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। देखिए, इसे वातापी या फिर बादामी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा वातापी या फिर बादामी जो है यह चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है यह चोलों के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। देखिए, जो राजराज प्रथम थे इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? जो एलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण है वह राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए,
कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। तो देखिए ये आपके प्राचीन इतिहास के 100 प्रश्न खत्म होते हैं। इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसी प्रकार से हम आपको देखिए अभी हमने आपको प्राचीन इतिहास के 100 प्रश्न दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो हम आपको इतिहास की सीरीज जारी रखेंगे और ऐसे ही आपको बारी बारी करके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की वीडियो भी देने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।